हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमने डिफरेंशिएशन और मैक्सिमा मिनिमा ये सारा चीज डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में, जिसको हम इंटीग्रल कैलकुलस भी बोलते हैं। तो ये सारा चीज मैथ्स का पार्ट है बच्चों, लेकिन ये जितना कुछ है हमारे फिजिक्स में हर जगह जरूरत होता है ना। तो आज हम इंटीग्रेशन क्या होता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कहां पे जरूरत पड़ता है इंटीग्रेशन का, ये सारा चीज हम डिस्कस करने वाले बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी वैल्यू दे दिया गया, जैसे y इक्वल साइन एक्स या y इक्वल e टू द पावर x। तो इससे हमने ये सारा चीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आपने अगर डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा मिनिमा का वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप वो देख सकते हैं हमारे चैनल पे, फिजिक्स पटना से पे वो है, ताकि आप उस वीडियो को इससे रिलेट कर सके। और ये जो इंटीग्रेशन है ना, इट इज द जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अब जैसे मान लीजिए ये हमारा y इक्वल साइन एक्स है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो हम बोलते हैं कि y क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होता है वैसे वैसे y का भी वैल्यू चेंज होगा। यहां पे भी आपको दिख रहा है कि y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ हमने बना लिया, ये इधर हम y ले लेते हैं, इधर हम x ले लेते हैं। हमने एक ग्राफ ऐसा लिया, ऐसा हम स्ट्रेट लाइन भी ले सकते थे, लेकिन स्ट्रेट लाइन एक ये हो जाता है, बाउंड्री सेटअप हो जाता है कि स्ट्रेट लाइन ही होगा तभी ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप स्ट्रेट लाइन आपको मिले, कर्व मिले, आप किसी के लिए भी कोई सा भी ग्राफ आप ले सकते हैं। अब देखिए ये हमारा ग्राफ है, तो इसमें हम दो पॉइंट्स लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अब इन दोनों पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स का हम नाम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम इसका नाम कुछ ले लेते हैं, सी और डी ले लेते हैं इसका नाम। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं इसका नाम हमने सी ले लिया, इसका नाम डी ले लिया। तो जैसा आपको पता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो x कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं। x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, ये हमारा ओरिजिन है, आपको पता होगा कि ये क्या है, ओरिजिन, दैट इज 0,0। मतलब x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0। तो अगर यहां से हम c तक जाते हैं, तो ये वाला लेंथ अगर हमारा a है, ये लेंथ, कुछ भी हम नाम कुछ भी ले सकते थे, x1 x2 a b कुछ भी ले सकते थे। तो मान लेते हैं कि यहां से ओरिजिन से हम शुरू हुए और यहां तक पहुंचे, तो x कोऑर्डिनेट पहले 0 था और हम a आगे बढ़े, तो अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a। तो मैं यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं एक बार। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, a। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, तो ये y जो है, ये y क्या है, किस पे डिपेंड करता है, x पे। अभी देखो फंक्शन ऑफ x हमने लिखा है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, साइन x, cos x, e टू द पावर x, x स्क्वायर, कुछ भी हो सकता था। तो हम ये एक जनरलाइज्ड वे में इसको लिख के चल रहे हैं कि y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, मतलब y x पे डिपेंड करता है। अब देखिए, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट है a, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x, मतलब फंक्शन ऑफ a हो जाएगा ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a, क्योंकि यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या लिया हमने, a, तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ a, दैट इज फंक्शन ऑफ x। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो हमारा लेंथ होगा y एक्सिस के अलोंग, ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ a, है ना। तो ये हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया। और फिर इस पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए इस पॉइंट के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ ओरिजिन से हम शुरू हुए और यहां तक बढ़े, तो इसका जो हमारा लेंथ है ये b है। मतलब इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये d पॉइंट के लिए या b पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, b, और कॉमा y कोऑर्डिनेट आपको पता है कि y तो x पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ x का वैल्यू अगर b है, तो ये y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ b। मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा fb। ये सारा चीज मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं कहीं पे आपको बेसिक्स में भी दिक्कत हो, तो मैं हर एक चीज इस वीडियो में कवर करूंगा बच्चों। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि आखिर इंटीग्रेशन है क्या और इसका जरूरत क्या है ना। तो अब देखिए ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गया इसका, ये सारा चीज। अब हम क्या करने वाले, ये पार्ट मैं थोड़ा हटा रहा हूं ताकि थोड़ा आपको फिगर क्लियर दिखे। तो ये हमारा हो गया बच्चों, पॉइंट्स का हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है कि ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ना, ये हमारा ग्राफ ए बी, और ये एक्स एक्सिस का कितना दूर का पार्ट सी डी। तो ये हमें फिगर दिख रहा होगा, ये ऐसा फिगर, इस फिगर का नाम हम कुछ ले लेते हैं। फिगर का नाम क्या है, ए बी सी डी।
और हमारा मोटिव अभी है कि हमें ये जो फिगर ABCD दिख रहा है ना, इसका एरिया फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ फिगर ABDC। तो आप नाम कुछ भी दे सकते थे, हमने यहां नाम दिया है ABDC। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है बच्चों। अब आपको पता है कि अगर ये रेक्टेंगल रहता, ट्राइंगल रहता, स्क्वायर रहता, तो हम तो एरिया फाइंड कर लेते आसानी से, फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप रहता। लेकिन ये कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है नहीं, कोई फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप है ही नहीं, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? अब यहां से हम इंटीग्रेशन का काम शुरू कर रहे हैं बच्चों। हम क्या करने वाले हैं जरा देखते हैं। ये सब मैं जरा हटाता हूं, यहां से ये हटा देते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो पार्ट CD है ना हमारा, इतने दूर का पार्ट, ये CD को हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। आपको ये टर्म बहुत जगह लिखा मिलेगा फिजिक्स में, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब पार्ट्स। तो CD को हम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो लेट अस डिवाइड CD in n इक्वल पार्ट्स। ये हमने n क्या लिया है? इसका नंबर लिया है। अब ये पार्ट्स तो कितना भी हो सकता है, 2, 4, 5, 10, कितने भी पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने CD को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। तो मैं जरा यहाँ आपको ये डिवाइड करके दिखा दो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, है ना। तो देखिए इसमें कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट में। ये एग्जांपल ले रहे हैं, 7 की जगह आप 17 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। तो हमने इस CD को डिवाइड कर दिया n इक्वल पार्ट्स में, और ये हर एक पार्ट का लेंथ हम मान लेते हैं, एंड ईच पार्ट हैज अ लेंथ डेल्टा x, हैज अ लेंथ डेल्टा x, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग हो रहा है ना सारा मेजरमेंट, तो इसीलिए x ले रहे हैं। डेल्टा x मतलब छोटा सा वैल्यू हम इसमें चेंज कर रहे हैं। अब देखिए, तो ये जो हर एक पार्ट है बच्चों, मैं जरा यहाँ मार्क कर देता हूँ, ये वाला पार्ट, ये जो लेंथ है हमारा, हर एक पार्ट का लेंथ कितना है? डेल्टा x। अब ये डेल्टा x का वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। जरा देखिए, यहां से यहां तक b और यहां से यहां तक a, तो ये CD का लेंथ क्या हो जाएगा? b माइनस a, कर सकते हैं ना। तो CD का लेंथ हो गया हमारा b माइनस a। तो इसमें n डिविजन्स हमने बनाए, n पार्ट्स बनाए। तो अगर n पार्ट्स का वैल्यू किसके इक्वल है? b माइनस a। n पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये n पार्ट्स का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? b माइनस a। तो एक पार्ट मतलब एक एलिमेंट, एक डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा? b माइनस a बाई n। तो आपको मैंने बताया कि हर एक पार्ट का लेंथ हमने कितना रखा है? डेल्टा x, और हर एक पार्ट का ये b और a के टर्म्स में क्या आ गया? b माइनस a बाई n। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा x इक्वल क्या होगा? b माइनस a बाई n। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने लिखा है बच्चों, इस पे हम वापस आएंगे जब हम इंटीग्रेशन के बारे में सीख चुके होंगे लगभग, तो हम इस पे वापस आएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरत का है। तो मैंने पहले बता दिया आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेल्टा x का वैल्यू हमें पता चल गया, b माइनस a बाई n। अब देखिए हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या था? हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिए। हम क्या करेंगे कि यहां के बाद हमारा ये हमारा क्या है? ये एक पार्ट है। तो जहां से मतलब एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट यहां से शुरू हुआ है और एंड कहां पे हो रहा है? यहां। तो जहां पे ये एंड हो रहा है ना, वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन किसके पैरेलल है? ऑब्वियसली x एक्सिस के पैरेलल है। फिर यहां पे आपको दिख रहा हो कि ये दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरे एलिमेंट का जहां पे एंड हो रहा है वहां से फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए, फिर जहां पे ये तीसरा पार्ट एंड हो रहा है, एलिमेंट एंड हो रहा है, वहां से एक फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं। ऐसे करके हम ये लाइंस ड्रॉ करते जाते हैं बच्चों। वैसे ही यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि जहां पे जैसे ये आपको पॉइंट ए दिख रहा है, तो पॉइंट ए से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मैं यहाँ आपको बना के दिखा देता हूँ। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, इस पॉइंट से ऐसे, फिर यहां से भी ऐसे ड्रॉ करना है। यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, जहां पे ये लाइन जहां पे कट कर रहा है ना इस ग्राफ को, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया हमने दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फिर यहां से यही चीज हम कंटिन्यूएशन में करते जाएंगे, है ना। अब इसका जरूरत क्या है ये आपको अभी पता चल जाएगा। फिर यहां से भी इसको ज्वाइन किया, ऐसे किया, इसको भी ज्वाइन किया और इसको भी। अब देखिए आपको दिख रहा होगा बच्चों कि यहां पे एक रेक्टेंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए
ये आपको एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा होगा, और फिर ऐसे ही ये ढेर सारा आपको रेक्टेंगल बनता दिख रहा है। लेकिन इस रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल के ऊपर में आपको एक छोटा सा ट्राइंगल जैसा भी बनता दिख रहा होगा। ये ट्राइंगल जैसा आपको बनता दिख रहा होगा। अब हम पहले क्या करेंगे, देखिए जरा, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं ना, हम सबका एरिया फाइंड करके और समेशन कर देते हैं। तो हम क्या करने वाले, देखिए, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया का समेशन करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं सम ऑफ एरिया ऑफ, कितने रेक्टेंगल्स हैं यहां पे जरा देखिए। तो अगर यहां पे हम 7 डिविजन्स बना रहे थे तो हमारे पास रेक्टेंगल्स भी कितने तैयार हुए, 7 रेक्टेंगल्स। तो अगर हम n डिविजन्स लेके चल रहे हैं, n इक्वल पार्ट्स या एलिमेंट्स लेके चल रहे हैं, तो इसमें रेक्टेंगल्स भी कितने बनेंगे, n रेक्टेंगल्स। तो हमारा काम क्या है, पहले कि सम निकालना है, किसका, एरिया का, कितने रेक्टेंगल्स के साथ, कितने रेक्टेंगल्स का, n रेक्टेंगल्स का। तो सम ऑफ एरिया ऑफ n रेक्टेंगल्स या रेक्टेंगुलर बार्स, है ना। तो इतने रेक्टेंगल्स का हमने एरिया निकाला और सबका समेशन कर दिया। तो हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया I डैश, ठीक है। तो सम ऑफ एरिया ऑफ n रेक्टेंगल्स इज I डैश। अब देखिए निकालेंगे कैसे। सबसे पहले वाले रेक्टेंगल पे आ जाइए, इस वाले रेक्टेंगल पे। मैं जरा इसको बोल्ड कर देता हूं। ये देखिए, इस वाले रेक्टेंगल का हमें पहले एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल में आपको दिख रहा होगा बच्चों, यहां से यहां तक ये क्या हो गया, लेंथ, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, विड्थ या ब्रेड्थ। तो लेंथ के लिए हम पहले क्या करेंगे, जरा देखिए, ये पार्ट मैंने पहले मार्क किया हुआ था। ये क्या था, FA था ना। मतलब x का जो भी वैल्यू यहां पे, इसका जो भी x कोऑर्डिनेट था, इसका x कोऑर्डिनेट क्या था, a। तो इसका y कोऑर्डिनेट हम क्या लेते थे, ये फंक्शन ऑफ y था, फंक्शन ऑफ x था। तो यहाँ x का वैल्यू अगर a था तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, f है, मतलब फंक्शन ऑफ a। तो ये लेंथ आपको पता है बच्चों, दैट इज फंक्शन ऑफ a। तो हम क्या करने वाले जरा देखते हैं। ये हम यहाँ पे करेंगे फंक्शन ऑफ a, ये हो गया हमारा लेंथ। और विड्थ कितना है, देखिए तो ये हर एक एलिमेंट का विड्थ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, डेल्टा x डेल्टा x डेल्टा x। तो इंटू डेल्टा x कर दिया। तो देखिए पहले वाले रेक्टेंगल का हमें एरिया मिल गया, है ना। अब दूसरे रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या था, a। तो यहां के लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा x, क्योंकि इतने दूर का वैल्यू क्या है, डेल्टा x है, या इसका भी डेल्टा x है। तो इसके लिए, इस पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a प्लस डेल्टा x। तो x कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया इस पॉइंट का, a प्लस डेल्टा x। तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, फंक्शन ऑफ a प्लस डेल्टा x। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां का x कोऑर्डिनेट a था, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, फंक्शन ऑफ a, दैट इज फंक्शन ऑफ x। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये पार्ट हम जरा हटाते हैं। तो देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम इसमें ऐड करेंगे दूसरे वाले रेक्टेंगल के लिए। तो दूसरे वाले रेक्टेंगल के लिए लेंथ की जगह क्या लेंगे, मैं यहां लिखता हूं, लेंथ की जगह क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x, यहां के लिए x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a प्लस डेल्टा x। तो y कोऑर्डिनेट क्या, a प्लस डेल्टा x का फंक्शन, और फिर विड्थ कितना लेंगे, डेल्टा x। फिर आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो देखिए यहां के लिए x कोऑर्डिनेट क्या हो गया था, a प्लस डेल्टा x। तो इसमें फिर क्या ऐड करेंगे, डेल्टा x। तो यहां के लिए x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a प्लस 2 डेल्टा x, डेल्टा x प्लस डेल्टा x। तो यहां के लिए x कोऑर्डिनेट आ गया a प्लस 2 डेल्टा x। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, फंक्शन ऑफ x होता है, मतलब फंक्शन ऑफ a प्लस 2 डेल्टा x, है ना। और विड्थ तो सारी जगह वही लेना है, तो डेल्टा x। ऐसे करके बच्चों ये एडिशन करते चलना है। और कहां तक चलेंगे, n डिविजन्स है इसमें, हमारे n रेक्टेंगल्स तैयार हो रहे हैं। तो nth, ये हमारा पहला रेक्टेंगल का था, ये दूसरे रेक्टेंगल का, ये तीसरे रेक्टेंगल का। तो nth रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, देखिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 डेल्टा x लिख सकते हैं क्या ऐसा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा x से। अब जरा ये समझते हैं कि हमने ये n माइनस 1 कैसे लिख दिया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये पहला टर्म, दूसरे टर्म में क्या है, डेल्टा x, तीसरे टर्म में क्या है, 2 डेल्टा x। तो चौथे टर्म में क्या होगा, 3 डेल्टा x। मतलब जो भी टर्म है उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो तीसरे टर्म में 2 डेल्टा x दिख रहा है, तो वैसे ही nth टर्म में क्या होगा, एक कम कर देंगे, मतलब n माइनस 1 डेल्टा x। तो ये हमारा आ गया फंक्शन ऑफ x, दैट इज द y कोऑर्डिनेट, जैसा चलता आ रहा है आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ x आ गया, और मतलब हमारा लेंथ हो गया, ये वाले रेक्टेंगल का लेंथ हो गया, इस वाले रेक्टेंगल का लेंथ। और विड्थ तो हम फिर से क्या लेंगे, डेल्टा x। तो ये सबका समेशन हमने कर दिया बच्चों।
अब ये सबके समेशन को हम लिख कैसे सकते हैं जरा देखते हैं। मैं ये ऊपर वाला पार्ट हटाता हूं, आप वीडियो को ना पॉज करके इन सारे चीजों को नोट कर सकते हैं। कुछ चीज हैं ऐसे जो आपको नोट कर ही लेने चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। और देखिए क्या करेंगे अब। जैसे ये आई डैश का वैल्यू हमें पता चल गया, दैट इज द सम ऑफ एरिया ऑफ दीज एंड रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगुलर बार्स। तो ये आई डैश का वैल्यू देखिए तो हम कैसे लिख सकते हैं, एफ ए या एफ ए प्लस डेल्टा एक्स या एफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, ये सब क्या है, ये सब फंक्शन ऑफ एक्स है, जिस मतलब हमारा वाई का जो वैल्यू है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, फंक्शन ऑफ एक्स आई। एक्स आई यहाँ पे क्या है देखते हैं, x1, x2, x3। जैसे यहाँ पे x1 पहला x कोऑर्डिनेट हम क्या लेते हैं, ये वाला ना, तो x1 का वैल्यू क्या था a, तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट क्या लिया था f, दैट इज फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ x1। फिर x2, तो x2 क्या था, x प्लस ये a प्लस डेल्टा x, तो ये फंक्शन ऑफ a प्लस डेल्टा x क्या था हमारा, y कोऑर्डिनेट था। फिर वैसे ही fx3 लेंगे, मतलब तीसरा x कोऑर्डिनेट, तो ये हमारा तीसरा आ गया a प्लस 2 डेल्टा x, तो इसके लिए हमारा फंक्शन ऑफ a प्लस 2 डेल्टा x लिया, तो ये क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया तीसरे वाले पॉइंट के लिए। ये तीसरा पॉइंट, ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट, है ना, तीसरा पॉइंट। तो fxi यहां क्या डिनोट कर रहा है, मैं आपको बता दूं, ये a प्लस 2 डेल्टा x, ये सारा चीज हटाते हैं जरा, a प्लस 2 डेल्टा x, a या a प्लस डेल्टा x या a प्लस 2 डेल्टा x, यही सारा चीज हमारा क्या है, xi। अब ये fxi लिख देंगे, मतलब ये क्या है, फंक्शन ऑफ a, फंक्शन ऑफ a प्लस डेल्टा x, फंक्शन ऑफ a प्लस 2 डेल्टा x, तो ये सब क्या है, y कोऑर्डिनेट्स, है ना। ये सारा चीज हमने कर लिया अभी तक, तो ये हमने वहां पे लिखा है बच्चों। तो xi का मतलब क्या है वो आपको समझ में आ गया हो। xi x1 रखेंगे तो ये आएगा a, x2 लेते तो a प्लस डेल्टा x, x3 लेते तो a प्लस 2 डेल्टा x, और डेल्टा x हमें हर जगह दिख ही रहा है, तो ये हमारा हो गया समेशन। ये सिग्मा का साइन हमें जहां पे भी दिखता है, मतलब हम समेशन करने वाले हैं। तो इन सबका हमने समेशन किया, इन सबके समेशन से हमें क्या मिल रहा है, एरिया, जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनके एरिया का सम मिल रहा है। तो ये सिग्मा देख के आपको पता चल जाएगा कि ये हम समेशन करने वाले हैं। अब ये जो आई हमने यहाँ पे एक्स आई लिखा है ना, ये आई का वैल्यू क्या है, इंटीग्रल वैल्यू। आई का वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे करके हो सकता है। अब जैसे x1 लेते हैं तो आपको मैंने बताया, x2 लेते तो ये, x3 लेते तो ये, है ना। तो ये i का वैल्यू शुरू होता है 1 से, पहला कोऑर्डिनेट, है ना, और कहां तक जा रहा है, कितने पार्ट्स हैं इसमें, n पार्ट्स हैं। तो ये x का वैल्यू, ये i का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ 1 से शुरू हुए थे पहले टर्म से, और कहां तक गए, nth टर्म तक, जो इसका वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है ना। अब देखिए, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है बच्चों। अभी हमने जो एरिया का सम निकाला है, ये आई डैश, ये तो सिर्फ इन रेक्टेंगल्स का एरिया है ना, सिर्फ इन रेक्टेंगल्स का एरिया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये रेक्टेंगल का सम कर लिया सबका, तो ये सब सारा हमारा रेक्टेंगल का सम आ गया, लेकिन इसके ऊपर आपको ये छोटे छोटे जो ट्राइंगल्स हैं, ये ट्राइंगल्स, इनका एरिया तो अभी भी हमने नहीं फाइंड किया है। तो जब तक इनका एरिया हम नहीं निकालेंगे और रेक्टेंगल्स के एरिया में सम नहीं करेंगे, तब तक इस फिगर का ABDC का हमें एरिया नहीं मिल पाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम ये जितने ट्राइंगल्स हैं ना, इनका साइज अगर हम बहुत छोटा कर दें, नेग्लिजिबल साइज का कर दें, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे हमारा n डिविजन है। अब जरा मैं आपको ये हिंट लेके बता देता हूं, अगर यहां हम n डिविजन्स के जगह बहुत सारा डिविजन्स बना दे, देखिए जरा यहां पे हम ढेर सारा डिविजन्स बना दें, तो आपको दिख रहा होगा कि अब जितना डिविजन्स हम बनाते जा रहे हैं, तो देखिए ये ट्राइंगल का जो साइज है छोटा होते जा रहा है। क्या अगर मैं यहाँ पे 2-3 और डिवीजन बना दूं, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा होगा उसका साइज और छोटा हो जाएगा। या यहाँ पे मैं ये देखिए, ये ट्राइंगल्स का साइज क्या होता जाएगा, छोटा होते जा रहा है ना। मतलब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें बढ़ाते जा रहे हैं CD में, वैसे वैसे ट्राइंगल का साइज छोटा होते जा रहा है। तो अगर इसमें हम नंबर ऑफ डिविजन्स इनफाइनाइट रख दें, अगर हम इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स इनफाइनाइट बना दें, तो जो ये ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा था उसका साइज क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल साइज का हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब फिर उस ट्राइंगल का एरिया हमें इसमें ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्टली बोलेंगे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स थे और उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के हमने सम कर दिया, तो वी गॉट द एरिया ऑफ ABD
सी। तो हम यही करने वाले बच्चों। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें ये जो नंबर ऑफ डिविजन्स यहां पे बनाया है वो क्या लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट। तो अगर n का जो हमारा वैल्यू है इट टेंड्स टू इंफिनिटी, टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब हम n का मतलब जो नंबर ऑफ डिविजन्स है वो इनफाइनाइट लेने वाले, बहुत सारा डिविजन्स, इतना डिविजन्स कि हम गिन ही नहीं सकते हैं। तो आप जरा देखिएगा, अगर यहाँ n के जगह इंफिनिटी रखेंगे अनडिफाइंड, तो फिर ये न्यूमरेटर, ये जो डेल्टा x का वैल्यू है क्या हो जाएगा, जीरो, लगभग जीरो। क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर हम इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं, इंफिनिटी क्या मतलब बहुत बड़ा वैल्यू, तो अगर इस b माइनस a को हम n से डिवाइड करें, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू से डिवाइड करें, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब अगर n इंफिनिटी है तो डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, है ना। बस यही काम हमें करना था बच्चों। अब देखिए ये हमने क्या किया कि हमने जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इसमें रखा है या नंबर ऑफ डिविजन्स जो हम बोल रहे थे कि जितना डिविजन्स बनाएंगे उतना ही रेक्टेंगल बनेगा, आपको ये दिख रहा होगा, है ना। तो हम अगर इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिविजन्स बना दे तो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स भी कितना बनेगा, इनफाइनाइट। और उस केस में ये ट्राइंगल्स का साइज बहुत छोटा, ना के बराबर हो जाएगा, तो उसका एरिया कंसिडर करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करने वाले, देखिए हमें अब चाहिए आई क्या है, एरिया इसका। मैं एक बार लिख देता हूं ये चीज, हमें क्या चाहिए था, एरिया चाहिए था किसका, ये जो हमारा फिगर है ABDC उसका। तो मान लीजिए इसके एरिया का नाम मैं आई दे दूं, तो ये आई फाइंड करने के लिए हम कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे देखिएगा, ये जो आई डैश था ना हमारा, जो हमने वहां पे लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ हमें लिमिट लगा देना है। लिमिट क्या, आपको मैंने इसके पहले भी बताया था बच्चों डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में। तो लिमिट लगाने का मतलब क्या होता है कि हमने फिक्स कर दिया कि डेल्टा x का वैल्यू जो है वो लगभग क्या है, जीरो। तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये डेल्टा x क्या हो जाएगा, बहुत छोटा वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिवीजन जितना बनाते जाएंगे डेल्टा x का वैल्यू वहां से आपको मैथमेटिकली भी दिख रहा है। तो डेल्टा x का वैल्यू क्या है, इट इज टेंडिंग टू जीरो, मतलब लगभग जीरो। तो अगर ये लिमिट हम यहाँ पे लगा दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्राइंगल फिर बचेंगे ही नहीं। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो हमने रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल के सम किया है वही हमारा किसका एरिया हो गया, ABDC का। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो लिमिट हमने लगाया डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, और फिर ये आई डैश का जो हमारा वैल्यू था वो एक बार लिख लेते हैं। आई डैश का वैल्यू क्या था, fxi, और डेल्टा x कहां से शुरू हुआ था, 1 से शुरू हुआ था और n तक जा रहा था। अब ये n क्या है, इंफिनिटी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि i का वैल्यू 1 से शुरू हुआ, मतलब जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें वो क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम यहां तो डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं n इक्वल इंफिनिटी, या फिर डायरेक्टली यहीं पे इंफिनिटी लिख सकते हैं। अब देखिए इसी को बच्चों हम, यही जो हमारा पार्ट है ना, इसी को हम मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में जो हमारा मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इस वाले पूरे टर्म को लिखते हैं ऐसा। ये हम इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, हमारा साइन होता है। तो इंटीग्रेशन का साइन हमने दिया, और ये fxi डेल्टा x के जगह हम लिखते हैं fx dx, है ना। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ fx मतलब फंक्शन ऑफ x दैट इज y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये हमारा हो गया बच्चों इंटीग्रेशन का पार्ट। अब और इसमें क्या जरूरी चीज एक आपको समझना है वो मैं बता देता हूं। ये इंटीग्रेशन तो हो गया, कुछ इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स हम उसको बोलते हैं, और कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं। तो एक बार जरा हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे देखिए यहां पे हमें पता है कि ये x का वैल्यू जो है वो शुरू कहां से हुआ था। देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या था, ये यहाँ x का वैल्यू क्या था, a। तो ये x का वैल्यू हमें कहां से कहां तक लेना है, a से शुरू होके, और x का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या था, x कोऑर्डिनेट b। तो x का कोऑर्डिनेट हमारा कहां तक गया, मतलब x का वैल्यू मैक्सिमम कहां तक गया, b तक। तो इसको हम पढ़ते हैं लोअर लिमिट, इसको पढ़ते हैं अपर लिमिट, है ना। ये a लोअर लिमिट है और b अपर लिमिट है, मतलब x का वैल्यू शुरू करना था a से और जाना था b तक। और ये fx क्या है, ये fx क्या है, इसको हम y बोल सकते हैं, y जो कि किस पे डिपेंड करता है, x पे, इसीलिए तो हम इसको बोलते थे फंक्शन ऑफ x, है ना। तो ये चीज हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया बच्चों। और ऑब्वियसली ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें हमें पता है कि कहां से कहां तक जाना है, यहां से शुरू होते हुए यहां तक जाना है। तो हमने इसका एरिया फाइंड कर लिया।
इंटीग्रेशन का काम ही होता है जोड़ना। देखिए समेशन हो रहा है ना, इंटीग्रेशन में हमने क्या किया, समेशन किया है। डिफरेंशिएशन का काम होता है डिवाइड करना, बांटना, और इंटीग्रेशन का काम होता है जोड़ना। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं नेचर में, है ना। अब देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है कि हमें ये लोअर और अपर लिमिट पता ही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो भी ये वैल्यू आता है ना, तो जैसे मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं, जैसे मुझे बोला गया कि x का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये अगर यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दिया है तो इसका जो कुछ भी, जैसे अभी मैं आपको फिलहाल बता देता हूं, इसका जो भी रूल्स है या जो भी लॉज हम यूज करते हैं बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके हम डिस्कस करेंगे बच्चों। अभी मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूं, जैसे x dx है तो x का इंटीग्रेशन ऐसा होता है x स्क्वायर। अब लोअर और अपर लिमिट नहीं पता होता है ना, जब इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है तो हम उसमें एक कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। तो आपको 11th क्लास में पहले इनडेफिनिट इंटीग्रल्स पढ़ाया जाता है, फिर डेफिनिट पढ़ाया जाता है ना, वो सारा चीज आपको पढ़ना होता है। तो ये सारे चीजों के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है बच्चों हमारा, उसमें हम सारा चीज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा फॉर्मूला हमारे काम में आता है इंटीग्रेशन में, या कौन कौन सा रूल्स होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन है 2 का तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, डिवीजन है तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये सारा चीज। एंड आई होप कि आपको ये मैंने जितना बताया है आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि आखिर इंटीग्रेशन होता क्या और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो इफ यू लाइक्ड इट देन प्लीज डू लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और बाकी बच्चों से भी इसे शेयर करिए ताकि उन तक भी ये सारे वीडियोस पहुंच सके आपके मदद से। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग।